चंपानगर गांव में राजेश बुलंद नाम का एक देशभक्त सैनिक रहता था। राजेश बहुत ही सुलझा हुआ देशभक्त इंसान था। राजेश अपनी देश की सेवा करने में बहुत व्यस्त रहता था। वह अपने परिवार वालों को कभी भी टाइम नहीं दे पाता था। एक दिन राजेश छुट्टियों में अपने घर आने की तैयारी करने लगता है। तभी अचानक खबर आती है, भारतीय बॉर्डर में चीनी सिपाहियों ने हमला कर दिया है। तभी राजेश के सीनियर ऑफिसर चंदन राजेश से आकर कहते हैं, राजेश, चीनी सेना ने भारतीय बॉर्डर पर हमला कर दिया है। हमें किसी भी तरह उस चीनी सेना से हमारी भारत माता को बचाना ही होगा। अगर तुम छुट्टियों में घर जाना चाहते हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अभी हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा अपने घर जाने से ज्यादा जरूरी मेरा देश है। किसी भी हालत में हमें उस चीनी सेना से अपने भारत माता की सुरक्षा करनी है, और इसके वजह से अगर मुझे 1000 बार छुट्टियां कैंसिल करनी पड़े तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सच में राजेश, हमें तुम जैसे ही सच्चे देशभक्त सिपाहियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद सीनियर कमांडर चंदन राजेश और सुरेश के साथ बहुत सारे सेना लेकर भारतीय बॉर्डर पर जाते हैं और सीना चौड़ा करके चीनी सेना से सामना करते हैं। तभी दूसरी तरफ से चीनी कमांडर चैंग अपनी चीनी सेना से कहता है, मेरे सभी चीनी भाइयों, हमें इस भारत के सेना को मूली और गाजर की तरह काट काट कर फेंकना है। इसलिए हमें अपनी योजना और एटम बम अच्छे से तैयार करके रखना होगा। इधर भारतीय सेना के कमांडर चंदन सिंह अपने जवानों को चीनी जवानों को धूल चटाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। तभी अचानक भारतीय जवानों पर चीनी जवान हमला कर देते हैं और भारतीय कई जवान चीनी सेना के हमले से अपनी जान गंवा देते हैं। तभी भारतीय सेना अध्यक्ष राजेश अपने प्रधान कमांडर चंदन से कहते हैं, सर, हमारे काफी जवानों ने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। हम किसी भी हालत में उन चीनी जवानों को नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों ने हमारी पीठ पर वार किया है। हमें उन कायरों को सबक सिखाना ही होगा। हम उनके सीने पर वार करेंगे। राजेश, तुम्हारी बात तो एकदम ठीक है, पर हमें योजना बनाकर उन पर हमला करना होगा। ऐसे ही अगर हम उन पर हमला कर देंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हमें और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। चंदन ये कहकर राजेश की बात को टाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। राजेश को अपने सीनियर कमांडर का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी राजेश अपने मन ही मन सोचता है, हमें किसी भी हालत में हमारे देश को विदेशी देश के आक्रमण से बचाना होगा। अगर कमांडर की तरह मैं भी हाथ पर हाथ देकर बैठा रहा तो फिर भारत रह जाएगा, लेकिन एक भी भारतवासी नहीं बचेगा। राजेश ये कहकर अपना बंदूक लेकर जंगलों के रास्ते छुपते छुपाते चीनी अड्डे में पहुंच जाता है और वहां जाकर छुप के उन चीनी सेना के योजना का पता करने लगता है। तभी चीनी सेना हुडक राजेश को देख लेता है। राजेश भी हुडक को देख लेता है। तुम लोगों ने हमारे सेना पर हमला करके अपनी मौत को दावत दी है। अब देखो भारत का एक सिपाही तुम्हारा क्या हाल करता है। राजेश चीनी सिपाहियों के ऊपर गोली चलाता है। गोली लगने के साथ ही चीनी सिपाही की मौत हो जाती है। इससे कुछ ही समय के अंदर चारों ओर से चीनी सिपाही राजेश को घेर लेते हैं। राजेश सभी के ऊपर गोली चलाने लगता है और बहुत सारे चीनी सिपाही मारे जाते हैं। राजेश के बंदूक की गोली खत्म हो जाने पर कुछ चीनी सिपाही आकर राजेश को दबोच लेते हैं। क्यों रे नासपीटे बंदर जैसे शकल वाले भारतीय जासूस सेना, तू यहाँ जासूसी करने आया है? अब देख, हम सभी लोग मिलकर तेरा क्या हश्र करते हैं। हुडंग राजेश को अपने सेना कमांडर चैंग के पास ले जाता है। चीनी कमांडर चैंग भारतीय सेना को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है, अरे वाह, भारतीय सेना के जवान तो बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। पर हमें क्या है, हम तो उन्हें धूल चटाने के लिए ही यहाँ आए हैं। इस सिपाही ने हमारे बहुत से जवानों को मारा है, लेकिन अभी हम इसकी जान नहीं लेंगे। पूरा इस भारतीय सेना से उनकी योजना के बारे में पता करो। हमें किसी भी हालत में भारत पर अपना कब्जा करना होगा। अरे वो नासपीटे छछुंदर मुहे इंसान, हम तेरे साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। जल्दी से तू अपने सेना के योजना बता। हम तो तुझे और तेरे सभी साथियों को मिट्टी में मिलाने ही आए हैं। तुम छोटे छोटे आंख वाले चाइनीज
ज्यादा चुंग चांग मत कर और अपनी योजना पर ध्यान दे। तुम लोगों ने हम भारतीय सेना को क्या दलाल समझा है? हम सभी मर जाएंगे पर अपने भारत देश पर एक खरोच भी लगने नहीं देंगे। इसलिए हमारे देश को मिट्टी में मिलाने का सपना तुम लोगों का अधूरा ही रह जाएगा। हुडांग को राजेश की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी हुडांग राजेश पर बहुत क्रोधित हो जाता है और गोलियों से उसके शरीर को छलनी कर देता है। राजेश मरने के बाद भूत बन जाता है पर उसके दिमाग से अपने भारत माता की रक्षा की बात नहीं जाती। तभी राजेश अपने आप से कहता है, इन दुष्ट चीनी सेना ने मुझे मारकर मेरा शरीर तो खत्म कर दिया पर मेरी आत्मा अभी भी जिंदा है, जिसे मृत्यु के बाद भी अपने परिवार को छोड़कर देश माता की चिंता सताती रहती है। इसलिए अब मैं इन चीनी सेना को मजा चखाऊंगा। राजेश का भूत ये कहकर एक एक करके चीनी सेना को मारने लगता है। एक एक करके मैं सभी चीनी सिपाहियों को मार डालूंगा। मरेंगे, सब मरेंगे। तभी हुडंग राजेश के भूत को देखकर बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे मैया रे मैया, भारत में तो भूत भी आर्मी में काम करते हैं। अब मुझे इस भूत से कौन बचाएगा? अरे मैया रे कमांडर सर, मुझे बचाइए, ये भूत मेरे पीछे पड़ गया है। क्यों रे करम जले गधे के बच्चे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और हमारे भारत देश को भी मिट्टी में मिलाने वाला था। क्या तुझे किसी काले कुत्ते ने काट लिया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तुम्हारे चीन देश को हमने अपने अतिथि रूप में ग्रहण भी किया था, अब हम तुम्हें दुश्मन रूप में स्वीकार भी करते हैं। हमारे प्यार को हमारी कमजोरी समझने की गलती बिल्कुल भी ना करना। राजेश का भूत ये कहकर हुडांग को काट काट कर मार देता है। तभी चीनी कमांडर चैंग पेड़ के पीछे से ये सब कुछ देख रहा था। चीनी कमांडर भूतिया सैनिक देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागकर अपने दूसरे डेरे में चला जाता है। इधर राजेश का भूत एक एक करके चीनी सैनिकों को बहुत ही बेरहमी से मारता रहता है। आखिर में जब राजेश को चीनी कमांडर चैंग नहीं दिखता, राजेश का भूत समझ जाता है वह अपने दूसरे डेरे में भाग गया है। राजेश का भूत जंगलों के रास्ते से चीनी कमांडर का दूसरा डेरा ढूंढने लगता है। कुछ देर जाने के बाद उसे वह डेरा दिखाई देता है। राजेश का भूत वहां जाकर चीनी सैनिकों की तैयारी देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये चीनी सैनिक हमारे पूरे भारत को खत्म करने के लिए एटम बम बनाकर लाए हैं। इस बम के फटने से सच में हमारे देश को बहुत समस्या हो सकती है। राजेश का भूत बहुत देर तक उस एटम बम को देखकर सोचने लगता है पर अपने देश को बचाने के लिए उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। जब आधी रात हो जाती है और सभी सैनिक अपने अपने टेंट में आराम करने लगते हैं, तभी राजेश का भूत एटम बम वाले टेंट के अंदर जाता है और वहां जाकर बम को बर्बाद करने की कोशिश करता है। तभी दूसरे टैंक से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। राजेश का भूत जैसे ही उस टेंट के अंदर जाता है, वह देखता है भारतीय सेना सुरेश को चीनी सेना ने बंदी बना रखा है। सुरेश राजेश के भूत को देखकर पहचान जाता है और इसका ये हाल देखकर हक्का बक्का रह जाता है। भाई राजेश, तुम्हारा ये क्या हाल है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम्हारी मृत्यु हो गई है और तुम भूत बन चुके हो। पर ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि तुम मरने के बाद भी अपने भारत माता की चिंता करना नहीं भूले। सच में तुम जैसे सैनिक के लिए पूरा भारत देश की तरफ से मेरा एक सैल्यूट है। सुरेश, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई राजेश, हमारे कमांडर चंदन सिंह देश के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन कौन सा एक्शन कब लेना है वह ठीक से तय नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारे कई जवान शहीद हो गए, पर हम इन चीनी सेना का कुछ नहीं कर पाए। इसी वजह से मैं तुम्हारी ही तरह इन लोगों का खात्मा करने आया था, पर इन छोटी छोटी आंखों वाले लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया। सुरेश, मुझे भी तुम्हारी देशभक्ति देखकर बहुत गर्व हो रहा है, पर हमें अभी हमारे देश को बचाना है। पास के टेंट में चीनी सेना ने हमारे देश को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा बम बनाया है। हमें किसी भी हालत में उस बम को नष्ट करना होगा, नहीं तो ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। राजेश सुरेश मिलकर उस टेंट के अंदर जाते हैं और उस बम को नष्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां पर चीनी कमांडर चैंग आ जाता है। क्यों रे भारतीय सेना के जासूस हो, हमारा बम नष्ट करने चला है, पर ये तुम लोगों के बस का नहीं है।
चैंग जैसे ही राजेश का शक्ल देखता है वह बहुत डर जाता है और उसे हुनंग की मौत का हादसा याद आ जाता है और वह डर के मारे थर थर कांपने लगता है। तभी सुरेश चैंग को पकड़ लेता है और उसके शरीर में वह बम बांध देता है और राजेश का भूत उस चैंग को उड़ाकर ले जाकर समुद्र में फेंक देता है। बम समुद्र में गिरते ही बहुत जोर से एक धमाका होता है। चैंग की मौत हो जाती है। उसके बाद सुरेश सभी टेंट में आग लगा देता है और राजेश से कहता है, सच में भाई आज तेरी वजह से मैं तो क्या पूरा देश इतने बड़े खतरे से बचकर वापस लौटा है। सच में तेरी भूतिया बहादुरी के किस्से पूरे देश में सभी को मालूम होनी चाहिए। मैं देश की हर अखबारों में तेरी कहानी छापने की गुजारिश करूंगा। सुरेश, तुम यहाँ से जल्दी वापस चले जाओ और कमांडर से जाकर कहना हमें बहुत ही सोच समझकर जल्दी फैसला लेना चाहिए। हमारी एक गलती बहुत सारे इंसानों की मौत का कारण हो सकती है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ दोस्त। मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुम हमारे देश का एक मिसाल हो। अलविदा दोस्त, किस्मत में रहा तो फिर मिलेंगे। इसके बाद राजेश का भूत वहां से गायब हो जाता है और सुरेश भी अपनी सेना के पास वापस चला जाता है। चंपानगर गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल के अंदर एक गुफा में बहुत ही डरावनी एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन चुड़ैल अपने आप से कहती है, मैं एक सुंदर लड़की बनना चाहती हूँ और दुनिया की सारी बुरी शक्ति हासिल भी करना चाहती हूँ, पर मुझे सभी चुड़ैलों की रानी बनने के लिए गांव के सभी सुंदर बच्चों को अपने जाल में फंसाना होगा और सभी को एक संग इकट्ठा करके उन सभी की बलि देनी होगी। इन सभी को बलि देकर ही मैं अपना मकसद पूरा कर पाऊंगी, पर गांव के बच्चों को मैं कैसे अपने जाल में फंसाऊंगी? मुझे कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। चुड़ैल बच्चों को फंसाने के लिए तरकीब ढूंढने लगती है। तभी बहुत देर तक सोचने के बाद चुड़ैल को एक आइडिया सूझता है। क्यों ना मैं एक बूढ़ी औरत का भेष बदल कर गांव में खिलौने बेचूं? सुना है बच्चे खिलौना बहुत पसंद करते हैं। मुझे खिलौना बेचता देख सभी बच्चे एक एक करके मेरे पास आ जाएंगे। तभी मैं उन बच्चों को अपना शिकार बना लूंगी। दूसरे दिन सुबह होते ही चुड़ैल अपने कहे मुताबिक एक बुढ़िया का भेष बदल लेती है और जादू से बहुत सारे खिलौना लेकर गांव में बेचने ले जाती है। खिलौने ले लो खिलौना, बहुत ही सस्ता पर खेलने के लिए बहुत ही मस्त खिलौना है। सभी बच्चों जल्दी से मेरे पास आ जाओ, नहीं तो बाद में नहीं कहना कि दादी माँ ने मुझे खिलौना नहीं दिया। आवाज सुनते ही गांव का एक बच्चा चंदू जल्दी से उसके पास आता है। अरे ओ बुढ़ी दादी माँ, जल्दी से मुझे खिलौना दो और सबसे अच्छा खिलौना देना। हाँ बेटा, मैं तुझे खिलौना नहीं सब खिलौने दूंगी, पहले तू मेरी आंखों में तो देख। चंदू जैसे ही उसकी आंखों में देखता है, चुड़ैल अपने जादू से उसे अपने वश में कर लेती है और उसे पकड़कर अपनी थैली में भर लेती है। चुड़ैल चंदू को लेकर वहां से अपनी गुफा में चली जाती है। गुफा में जाकर जैसे ही चुड़ैल चंदू को रखती है, चंदू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे ओ खिलौने वाली पागल बुढ़िया, तुझसे मैंने खिलौना मांगा था, पर तू तो मुझे उठाकर इस गंदी जगह पर लेकर चली आई। अरे वह दो फुटिया, तेरी बहुत ज्यादा जुबान चल रही है, अभी तेरी जबान को काट कर खा लूंगी। अरे बुढ़िया, तू इंसान है या शैतान? अभी पत्थर मारकर तेरा मुंह लाल कर दूंगा। चुड़ैल चंदू की बात सुनते ही अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है और चंदू को डराने लगती है। अरे मैया रे, ये बुढ़िया दादी तो एक चुड़ैल निकली। अब तो मैं इस चुड़ैल के चंगुल से कैसे बाहर निकलूंगा? अरे ऊपर वाले, मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से बचा ले। तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। कुछ दिन आराम कर और अपने गांव के सभी दोस्तों के आने का इंतजार कर। उसके बाद मैं तुझको और तेरे सभी दोस्तों का कचुम्बर बनाकर खाऊंगी। चुड़ैल चंदू को गुफा के अंदर छोड़कर वहां से खिलौना लेकर दूसरे शिकार की तलाश में गांव में चली जाती है। चुड़ैल गांव में पहुंचते ही देखती है चंदू के माता पिता चंदू को हर जगह ढूंढ रहे हैं। चंदू के पिताजी महेश खिलौने वाली को देखते ही पूछते हैं, खिलौने वाली अम्मा, क्या तुमने मेरे बेटे चंदू को देखा है?
वह कुछ देर पहले यहाँ खेल रहा था, पर बहुत समय से हम उसे गांव में ढूंढ रहे हैं, वह हमें कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं बेटा, मैं अंधी बूढ़ी अपना पेट पालने के लिए कुछ समय पहले ही गांव में खिलौने बेचने आई हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे को कहीं भी नहीं देखा है। चुड़ैल ये कहकर वहाँ से कुछ दूर चली जाती है और गांव की दूसरी जगह पर जाकर खिलौने बेचने लगती है। तभी खिलौना खरीदने के लिए उसके पास एक बच्चा आता है। चुड़ैल उसे भी अपनी आंखों के जादू से वश में कर लेती है। उसे भी चंदू की तरह गांव से उठाकर गुफा के अंदर लाकर फेंक देती है। इसी तरह चुड़ैल हर रोज खिलौना बेचने के बहाने से गांव में आती और बच्चों को अपने वश में करके गांव से उठाकर गुफा में ले जाकर फेंक देती। इसी तरह गांव में एक एक करके बहुत सारे बच्चे चोरी होने लगते हैं। गांव का बच्चा चोरी होता देख गांव वाले बहुत ही परेशान और पहले से ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। एक दिन चुड़ैल हर रोज की तरह खिलौना बेचने के बहाने से गांव में बच्चा चोरी करने आती है। चुड़ैल एक बच्चे को खिलौना देने के बहाने अपने वश में करने लगती है। तभी उसे गांव का एक इंसान बिरजू देख लेता है और चुड़ैल को दौड़कर मारने आता है। क्या रे बुढ़िया, तू खिलौने बेचने के बहाने हर रोज हमारे गांव में एक एक करके बच्चा चोरी कर रही थी, पर हमने तुझे बूढ़ी समझकर तुझ पर कभी शक नहीं किया। आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब देख हम सभी गांव वाले मिलकर तेरा क्या हश्र करते हैं। अरे वे मूर्ख इंसान, मैं कोई मामूली बुढ़िया नहीं हूँ जो तुम गांव वाले मिलकर मेरी हालत खराब करोगे। चुड़ैल ये कहकर अपने असली रूप में आ जाती है और अपने हाथ लंबे करके बिरजू को पकड़ने जाती है। अरे बाप रे, दादा रे, ये बुढ़ी तो एक चुड़ैल निकली। भागो रे भागो, नहीं तो ये मुझे अभी जिंदा चबाकर खा जाएगी। बिरजू चुड़ैल को देखते ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और वहाँ से भागकर चंदू के पिताजी महेश के पास आता है। अरे बिरजू, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या तुमने कोई भूत देख लिया? अरे भाई, मैंने भूत नहीं चुड़ैल देखा है। हमारे गांव में जो खिलौने वाली घूम रही थी वह बुढ़िया एक चुड़ैल है और वह चुड़ैल ही तुम लोगों के बच्चों को चोरी कर रही है। यार तू ये क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। खिलौने वाली बूढ़ी से तो मैंने भी बात की है, पर वो तो मुझे किसी भी एंगल से चुड़ैल नहीं लग रही थी। महेश, तुझे क्या लग रहा है? मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे भाई, ये टाइम नहीं है किसी को समझने और समझाने का। हमें जल्द से जल्द गांव के सभी बच्चों को बचाना होगा। क्या पता उस चुड़ैल ने हमारे बच्चों के साथ क्या किया है। हाँ यार, मुझे मेरे बेटे चंदू की भी बहुत फिक्र हो रही है। ऊपर वाले हमारे सभी बच्चों को उस चुड़ैल से सुरक्षित रखना। बिरजू और महेश मिलकर सभी गांव वालों को चुड़ैल की बात बताते हैं और सभी एक साथ मिलकर तांत्रिक भैरव बाबा के पास जाते हैं। शकलका बूम बूम, शकलका बूम बूम। अरे सभी गांव वाले एक साथ आए हैं, क्या गांव में कोई परेशानी है? तांत्रिक बाबा, हमारे गांव में एक चुड़ैल खिलौने वाली बनकर गांव में घूम घूम कर बहुत सारे बच्चों को चोरी करके न जाने कहां लेकर चली गई है। आप किसी भी तरह उस चुड़ैल के चंगुल से हमारे बच्चों को बचा लीजिए। न जाने उस चुड़ैल ने हमारे बच्चों को जिंदा भी रखा होगा या नहीं। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। क्या पता उस चुड़ैल ने तुम लोगों के बच्चों के साथ क्या किया है, पर दोबारा वह चुड़ैल गांव के एक भी बच्चे को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगी। आज उस चुड़ैल का आखिरी दिन है। तांत्रिक बाबा मन ही मन मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद तांत्रिक बाबा बिरजू से कहते हैं, बिरजू, मैंने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके एक छोटी सी चिड़िया बनाई है। ये चिड़िया ही हम लोगों को उस चुड़ैल के अड्डे पर लेकर जाएगी। उसके बाद हम सभी लोगों को उस चुड़ैल से सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। वह जादुई चिड़िया सभी को जंगल के रास्ते ले जाने लगती है। तांत्रिक बाबा और गांव वाले उस चिड़िया के पीछे पीछे ही जाने लगते हैं। कुछ देर तक चिड़िया उड़ने के बाद एक गुफा के बाहर आकर रुक जाती है। गांव वाले, वह चुड़ैल इस गुफा के ही अंदर रहती है। हमें बहुत सावधानी के साथ अंदर जाना होगा। तांत्रिक बाबा, महेश और बिरजू धीरे धीरे गुफा के अंदर जाते हैं और कुछ गांव वाले गुफा के बाहर खड़े रहकर उन लोगों के आने का इंतजार करने लगते हैं। तांत्रिक बाबा, बिरजू और महेश गुफा के अंदर जाकर देखते हैं चुड़ैल ने उन बच्चों को कुछ नहीं किया है।
और गुफा के एक तरफ बिठा कर रखा है और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में कुछ बना रही है। तांत्रिक बाबा चुड़ैल के सामने चले जाते हैं और उसे ललकारने लगते हैं। अरे वे दुष्ट चुड़ैल, इन सभी बच्चों को क्यों यहाँ पर लेकर आई है? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे वो बूढ़े तांत्रिक, यहाँ पर आकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इन बच्चों के साथ मैं तुझे भी पकाकर खाऊंगी, फिर तो मेरी शक्ति और ज्यादा दुगनी हो जाएगी। चुड़ैल ये कहकर तांत्रिक पर वार करती है। तेरे इन मामूली हमले से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। मेरी ही गुफा में आकर मेरा ही अपमान करता है। तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरी चर्बी बाहर करती हूँ। दिन रात योगा करके मैंने खुद ही अपनी चर्बी बहुत कम कर ली। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रुक, तेरे लिए कुछ निकालता हूँ। तभी तांत्रिक भभूत निकालकर चुड़ैल के मुंह पर फेंकते हैं। ओम ह्रीम क्लीम कलमुई चुड़ैल की बर्बादी स्वाहा। भभूत चुड़ैल के मुंह पर गिरते ही वह तड़पने लगती है। तभी तांत्रिक बाबा चुड़ैल को जलती हुई गरम कढ़ाई में फेंक देते हैं। गरम कढ़ाई में गिरते ही चुड़ैल की तंदूरी बन जाती है और वह मर जाती है। उसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ जाते हैं।